We are live. हम रचनाकार अक्षर मिलकर कर देते चमत्कार, छंद गीत अलंकृत कर हम लाते निखार, लगा नवल अक्षत मस्तक लिखे रचनाकार। हम हैं रचनाकार, हम रचनाकार। अक्षर मिलकर कर देते चमत्कार, छंद गीत अलंकृत कर हम लाते निखार, लगा नवल अक्षत मस्तक लिखे रचनाकार। हम हैं रचनाकार, हम रचनाकार। भारत का रूप निखार विशद अभिमान लिखे, कविता उत्सर्जित हो भारत यशगान लिखे। भारत का रूप निखार विशद अभिमान लिखे, कविता उत्सर्जित हो भारत यशगान लिखे। युग बोध विरत कर संस्कृति स्वप्न हो साकार। हम हैं रचनाकार, हम रचनाकार। अक्षर मिलकर कर देते चमत्कार, छंद गीत अलंकृत कर हम लाते निखार। हम रचनाकार। जन जन में ज्ञान हमारा, विज्ञान हमारा, वेद पुराण सत्य निष्ठा का मान हमारा। जन जन में ज्ञान हमारा, विज्ञान हमारा, वेद पुराण सत्य निष्ठा का मान हमारा। तत्परिवर्तन भव का हो पूर्ण लक्ष्य अपार। हम हैं रचनाकार, हम रचनाकार। अक्षर मिलकर कर देते चमत्कार, छंद गीत अलंकृत कर हम लाते निखार, लगा नवल अक्षत मस्तक लिखे रचनाकार। हम हैं रचनाकार, हम रचनाकार, हम रचनाकार, हम रचनाकार, हम रचनाकार। नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था रचनाकार के इस पटल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। हमारी सेना की या पैरामिलिट्री जिसे कहें, उनकी वीरांगना डॉक्टर लेफ्टिनेंट सीमा पुंडीर जी को आज हम उनसे वार्ता करेंगे और वार्ता करेंगी सुश्री कामना मिश्रा जी, जो हमारे रचनाकार की वरिष्ठ सदस्य हैं। और हम जानेंगे सीमा जी के बारे में, सीमा जी के व्यक्तित्व के बारे में, उन्होंने क्या देखा, कैसे इन्होंने संघर्ष किया, कैसे इन्होंने ये आर्मी की पढ़ाई की और आज क्या कर रही हैं आजकल, सारी बातें जानेंगे। कामना मिश्रा जी उनसे बात करेंगी। तो मैं मंच अब बिना विलंब के कामना मिश्रा जी को सौंप रहा हूँ। कामना मिश्रा जी, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सम्मान हेतु। हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है कल, और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं कामना मिश्रा रचनाकार पटल से आप सभी सुधीजन, सभी श्रोतागण को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। भारत माँ की धरती को प्रणाम करती हूँ। वैसे तो हम सभी भारत माँ के पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत ही वीरांगना भारत की बेटी बैठी हुई हैं, और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं देश विदेश में, सभी उत्सुक हैं जानने के लिए कि यूनिफॉर्म में ये जो हमारे समक्ष बैठी हुई है आदरणीय, ये लेफ्टिनेंट्स भी हैं और ये डॉक्टर भी हैं तो उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं।
चलिए शुरू करते हैं सर। एक मुक्तक से मैं आरंभ करना चाहती हूँ इस साक्षात्कार को, यदि आप आज्ञा दें तो। स्वागत स्वागत स्वागत। जी सुनिएगा। वीर सुत सुन तो, वीर सुत सुन, तू तो मेरा अभिमान है। वीर सुत सुन, तू तो मेरा अभिमान है। मैं हूँ माँ भारती, तू मेरी शान है। मैं हूँ माँ भारती, तू मेरी शान है। जान कुर्बान करता है मेरे लिए, तेरे कारण मेरा मान सम्मान है। तेरे कारण मेरा मान सम्मान है। देखिए, भारत माँ की रक्षा में जो वीर हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं, देश के प्रहरी हैं, उसके अलावा जो देश के भीतर हमारे जो लोग हैं, जो कलम से जागृति उत्पन्न कर रहे हैं, और हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो भी सहयोग दे रहा है, वो हर प्रकार का सहयोग और योगदान भारत माँ के श्री चरणों में अर्पित है इस देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। भारत की बेटी की बात होती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, देश को बचाओ। आज हमारे सामने एक भारत की बेटी बैठी हुई है। वे एसोसिएट प्रोफेसर हैं मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में। इसके अलावा इंडियन आर्मी से कमीशन्ड एनसीसी कैडेट ऑफिसर है। और इनकी विशेषता ये है कि 40 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की, और इन्होंने अभी हाल ही में कुछ ही वर्ष पूर्व ये यूनिफॉर्म जो है एनसीसी कैडेट कोर्स जो होता है इंडियन आर्मी की तरफ से कमीशन ऑफिसर बनने के लिए, वो कंप्लीट किया। इसके अलावा आप 3-4 पुस्तकें भी लिख चुकी हैं एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस स्टडीज पे, मैनेजमेंट पे। और भी एक और पुस्तक आपकी आ रही है जो आप हिंदी में युवाओं को प्रेरित करने के लिए लिखना चाहती हैं, और डॉक्टर जयदीप की जीवनी पर भी पुस्तक लिखने की आपके विचार हैं, तैयारी है। तो मैम, हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये माना जाता है कि जी लड़कियों का विवाह हो गया, आप भी विवाहित हैं, आपके पतिदेव पहले बैंकर थे और अब वे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके रिजॉर्ट्स हैं, और 2 युवा व्यस्क पुत्रों की माता हैं आप। आपका बड़ा बेटा एलएलबी कर रहा है, छोटा बेटा अभी 12th में है। आप ये बताइए कि कहते हैं कि विषम परिस्थितियां होती हैं तो महिलाएं ये करती हैं, वो करती हैं। आपका तो पिताजी आपके पुलिस ऑफिसर, अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार से हैं, आपके भाई साहब डॉक्टर हैं, और आप भी अच्छा प्रोफेसर हैं, सब कुछ कर रही थी, आपके पतिदेव अच्छा कमा रहे हैं। फिर आपको क्या पड़ी थी, इतना जुनून था आपको कि आपने यूनिफॉर्म पहनने के लिए? देखिए, 40 के बाद एक प्रौढ़ावस्था आरंभ हो जाती है, और महिलाओं में और भी तरह की समस्याएं होती हैं, शरीर ढल जाता है, अपने को नहीं मेंटेन रख पाती। मतलब आप प्रेरणा है सबके लिए कि आपने ये जो यूनिफॉर्म पहनी, इसकी कहानी बताइए। और बचपन आपका कैसा था, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपका लेखन भी है, आपकी कलम भी चलती है, और आपकी राइफल भी चलती है, और आप बेटियों को, एनसीसी कैडेट्स को, लड़कियों को खास तौर पे ट्रेनिंग देती हैं, जो कि एनसीसी का कॉन्सेप्ट ही हमारे देश से खत्म होता जा रहा था। तो माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और आप ये प्रशिक्षण दे रही हैं, तो बहुत साधुवाद की पात्र हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप अपने बचपन के विषय में बताएं पहले। जी बिल्कुल मैम। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। कभी आपने कोई सपना देखा है और उसे पूरी करने की लगन हो तो कभी ना कभी वो आप पूरा कर ही लेते हैं। बट कंडीशन ये है कि हाँ, उसको आप शिद्दत से चाहें और जी जान से चाहें कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है। तो पढ़ाई में तो मैं अच्छी थी, एक सपना भी था, और एक अच्छा डॉक्टर बनने का सपना था इनफैक्ट, लेकिन किसी परिस्थितिवश वो मैं नहीं बन पाई। लेकिन मैंने बचपन से देखा है, एनसीसी एक कॉलेज में था और एनसीसी में हमारे कजिन्स भी थे, वो करते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं मन में होता था कि मैं भी करूं। मुझे भी अच्छा लगता था कैंप में जाना, ट्रेनिंग, और उनकी जो पूरी बहुत अच्छी वाली ट्रेनिंग होती है। लेकिन वो मौका मुझे उस समय नहीं मिला। लेकिन जब मैंने मंगल में ज्वाइन किया तो मुझे जैसे ही ये कहा गया कि आपको एनसीसी संभालना है और ये देखना है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे फिर मैंने तुरंत हाँ कह दिया। उसमें कोई इफ एंड बट तो था ही नहीं, मैंने तुरंत हाँ कह दिया। और एक जो सपना था ना, वो लग रहा था कि अब पूरा हो जाएगा और मुझे यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी। और रही बात कि जो मेहनत करते हैं उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मिलता है।
तो मेहनत से मुझे कभी डर नहीं लगता। और मेरे पिताजी, क्योंकि वो खुद पुलिस में रहे हैं, तो हमारे घर में एक डिसिप्लिन था, रूटीन थी, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, और अपने स्वास्थ्य के प्रति वो हमें हमेशा कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सबको सचेत रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे पहले ध्यान देना चाहिए, पहले स्वास्थ्य है फिर हम कुछ है। मतलब बहुत तो ही संयमित जीवन शैली, अनुशासन प्रिय आपका जीवन रहा आपके पिताजी के अनुशासन से। अब वो मैं आती पूछना चाहती हूँ, आपके पिताजी पुलिस ऑफिसर रहे, तो आप भी तो जी। पुलिस ऑफिसर बन सकती थी, आप भी तो मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकती थी। हमारे यहाँ किरण बेदी जी हैं, तो आपने तब क्यों नहीं ज्वाइन किया? उसके कोई विशेष कारण कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी या पिताजी चाहते थे? देखिए, डॉक्टर बनने का जो सपना था वो मेरे पिताजी का था कि नहीं, अच्छा। डॉक्टर बनना है। बच्चों लड़कियों के लिए डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन और रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन माना जाता है, इसलिए आप जी। डॉक्टरी कर लो और उस फील्ड में आपको जो करना है वो करो। अच्छा, उस समय मतलब हम इस कभी फील्ड में पिताजी के कारण नहीं आई आप, पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री में पापा के कारण? जी। पर डॉक्टर तो आपके नाम के आगे लग ही लिया। आप, आपकी जो जिद और जुनून है वो एक अच्छी चीज के लिए। डॉक्टर तो अभी भी जी, आपके नाम के आगे लग ही गया ना, पीएचडी करके, और आपके भाई साहब जी। डॉक्टर हैं, वो सपना पिताजी का तो पूरा हो गया। जी, पर मैंने उसमें सोच लिया था कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, अगर तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वैसे डॉक्टर नहीं बन पाई तो ठीक है, पीएचडी कर लेती हूँ, कम से कम नाम के आगे डॉक्टर तो लगाना ही लगाना है मुझे। उम्र की कोई सीमा नहीं मैम होती, आप इतने कभी भी आराम बढ़ से आप सकती कह रही हैं चलो पीएचडी कर लेती हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है भाई। यूनिफॉर्म के लिए आपने कहा चलो मैं सपना पूरा कर लेती हूँ, हमारे श्रोतागण हैं। सुन रहे हैं जुनून भी था, कि वो एक इतनी जुनून आराम भी से था कह कि रही हैं। नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। जी, वही तो। इस जी, जुनून में आपके परिवार में आपके पति देव का, आपके बेटों का बहुत सहयोग रहा होगा, क्योंकि उसके जी, बिना नहीं हो बिल्कुल, सकता जीवन साथी ससुराल वाले। बिल्कुल। क्योंकि देखिए आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग जो आपकी हैदराबाद में हुई थी, वो 3 महीने आप घर से दूर रही, ग्वालियर में। तो जी। बच्चे आपके जो थे वो आप बताएं कैसे आपके घर वालों ने सहयोग किया, विशेष रूप से ससुराल वालों का, क्योंकि अब तो मायके से आ गई, तो वहां अच्छी खासी जी। प्रोफेसर और अच्छा खासा पैसा, सब बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक आपको जुनून लगा नहीं मुझे मौका मिल रहा है, मैं तो अब मैं यूनिफॉर्म पहनूंगी, तो इसमें घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी, बच्चों और पति जी, देव की, वो बताएं। एक यूनिफॉर्म का अलग ही क्रेज होता है। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, तो लगता है कि हाँ, आप भीड़ से अलग हैं। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे शुरू से ये चाहत थी कि हाँ, मैं भीड़ से अलग दिखूं। कॉमन, आप भीड़ में तो कहीं भी सबके साथ खो जाएंगे, लेकिन हाँ, जब मुझे ये मौका मिला कि हाँ, भीड़ से अलग दिख सकते हो, तो मैंने तुरंत ही उस फील्ड को पकड़ा और मैंने कहा यस, आई एम वियरिंग द यूनिफॉर्म एंड दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। और मुझे जो सपोर्ट था मेरे हस्बैंड का, मिस्टर विवेक पुंडीर का, एंड मेरे बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मेरे बेटे का इनफैक्ट 10th का एग्जाम था, बट उसने बोर्ड का एग्जाम था जो कोई भी शायद छोड़ के ना जाता, पर मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मा, आप मत सोचो, आप जाओ, आप हमारी चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। अच्छा, एंड ट्रेनिंग के मेरे लिए जब हस्बैंड आपको जाना था। ने मना नहीं किया मुझे आज तक। हर जगह मुझे उनका सपोर्ट मिलता है, इसीलिए आज यूनिफॉर्म में हूँ मैं। मैम ये ये वर्दी उन्हीं की इतना बड़ी। आसान नहीं है। आपके संग ट्रेनिंग में जी, और भी बिल्कुल। बहुत से लोग, जैसे आपने कहा मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, आप जहां प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, वहीं से आपको ये यूनिफॉर्म, मतलब आपको ये मौका मिला। तो मैम सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इतना आसान नहीं है। आपके संग और भी जो महिलाएं रही होंगी, बहुत सी ऐसी रही होंगी जो मतलब फिजिकली फिट नहीं रही होंगी, या हर कोई इतना स्ट्रेस जी, नहीं ले सकता है। वो ट्रेनिंग जी, जी, बहुत टफ बिल्कुल। होती है। और जी, वहां का बिल्कुल। एक्सपीरियंस कैसा था, और कैसे कितने लोग बैकआउट करे, और कैसे आपने इसको किया? तो उसी के लिए पिताजी ने आपको जो लाइफस्टाइल दिया है वो ठीक है, लेकिन उसके जी, बाद विवाह के इतने वर्षों के बाद, जैसे आपने कहा आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो 10th में था, 10वीं में था, तो एक लंबा अंतराल, कम से कम 1 दशक से ज्यादा का अंतराल हो गया था। तो इसमें अपने जी, आप को बिल्कुल। फिट रखना, और मिलिट्री ट्रेनिंग एक अलग ट्रेनिंग होती है, तो उसका एक्सपीरियंस जी, आप बताएं, बिल्कुल। क्योंकि आप इस बात की प्रेरणा है कि आयु जो होती है वो किसी चीज में बाधा नहीं है। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपको ये मौका मिला, आपको यूनिफॉर्म का क्रेज था, कोई भी कुछ भी करना जी, चाहता है, पर उसके लिए लगन, इच्छा शक्ति और कड़े श्रम की आवश्यकता है। परिवार का जी, सहयोग तो है बिल्कुल। ही, वो तो सब सर्वप्रथम है। जी, तो उस ट्रेनिंग के विषय में आप जी। बताएं पहले। जी, ट्रेनिंग हमारी ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में एक एकेडमी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग इतनी आसान तो नहीं थी, टफ थी, बहुत मुश्किल थी। सुबह 4 बजे उठना, और सुबह एक नियम होता था कि आपको 4 बजे उठना है, फिर ग्राउंड पे जाना है,
5 किलोमीटर चक्कर लगाना है, फिर जुम्बा भी है, पीटी भी है, परेड भी है, क्लासेस भी हैं, शाम को स्पोर्ट्स ग्राउंड पे स्पोर्ट्स भी आपको खेलना है। तो ये जो हमारा नियम था सुबह 4 बजे से लेके शाम को 8:30 बजे तक, वो पूरा फिक्स था कि आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे ग्राउंड पे आना है तो आना है, और 5 बजे से 6 बजे तक आपको पीटी करनी है, दौड़ लगानी है, वहां पे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 1-1.5 घंटे का ड्रिल सेशन होगा। ड्रिल में बहुत ही मुश्किल होती थी, हम लोग थक जाते थे लेकिन उफ नहीं करते थे, बिकॉज उस पर फिर डांट पड़ती थी। तो उस ड्रिल को भी, मतलब उस चीज को हमने एंजॉय मिली मैम कभी? पनिशमेंट भी तो मिली होगी। 1 सेकेंड और 1 मिनट भी अगर आप लेट हो गए तो हमें पूरे राउंड के 5 और 10 चक्कर लगा के आने होते थे, फ्रॉग जंप करनी होती थी। वो हमने एंजॉय भी किया, वो हमने एंजॉय किया आपने। उसका अपना ही मजा था। जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, आपके साथ हर तरीके के लोग होते हैं, तो उसको, किसी भी चीज को अगर आप इंजॉय करके करेंगे ना तो वो समय निकल जाता है। लेकिन जब उसे आप बोझ समझते हैं तो शायद मुश्किल होता है उस टाइम को निकालना। लेकिन हमने उसको बहुत ही इंजॉय किया, उस पीरियड को हमने इंजॉय किया, और हमने सोचा कि चलो ये कुछ दिनों की ट्रेनिंग है, उसके बाद तो फिर मौज मस्ती है। तो हमने उस पूरी ट्रेनिंग को बहुत इंजॉय किया। हाँ, बहुत से लोग वापस भी गए, आरटीयू भी हुआ, क्योंकि कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ गई, किसी को पैर में प्रॉब्लम जी वही ना, सबके बस का नहीं है। 40 के बाद शरीर में वो बात नहीं रह जाती। अब आपके पिताजी और आपके ससुर जी, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपको यूनिफॉर्म में देखा? जी, मेरे पिताजी तो बहुत खुश हुए कि हाँ, बहुत अच्छी बात है। एंड मेरे ससुर जी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म में नहीं देखा था, तो उन्होंने एक बार मुझसे खुद ही बोला कि नहीं, आप यूनिफॉर्म में आओ बेटा, हम आपको यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात थी कि जब हमारे लिए भी बहुत फख्र की बात है, क्योंकि आप एक सोशल फिगर हैं। यदि आप ऐसे पटल पर आप साक्षात्कार दे रहे हैं जिसमें पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए ऑनलाइन हो जाती है। वहां आने वाले समय में आपके नाती पोते, मेरे नाती पोते, तमाम लोग, ये चीज हमेशा के लिए चली गई, तो वो सब देखेंगे। और जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, पुरुष देख रही हैं, पति, ससुर, पिता सब देख रहे हैं, तो देखिए कि ऐसे भी परिवार होते हैं, इतनी भी जुनून की बेटियां होती हैं। उम्र का इससे संबंध नहीं है। अधिकतर औरतों का आपने कहते सुना गो, शादी होगी, बच्चे बड़े हो गए, अब जो नौकरी कर रहे हैं बस ठीक है, इससे ज्यादा हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जुनून है तो देखिए सब मान ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ गुंजाइश आप में रही होगी, तब घर में आपके पति देव ने या बच्चों ने, उन्हें पता होगा कि आप ये कर लेंगी। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। जैसे आप मुस्कुरा रही हैं लगातार, आप कह रही हैं हमने एंजॉय किया। अब जिनके भाई 4 घंटे सोने में अंजर पंजर ढीले हो गए, और इसके अलावा आप कलम में भी उतनी ही दक्षता रखती हैं। आपने 3 पुस्तकें जो अंग्रेजी भाषा में एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए लिखी हैं जी। तो आपका जो मेन जो व्यवसाय है, जैसे कि आप शिक्षिका हैं, आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो वो भी आपका बदस्तूर है। इसके अलावा आप और किताबें भी लिख रही हैं। तो मुझे आप ये बताइए, ये 24 घंटों में चमत्कारिक रूप से आप समय कहाँ से निकालती हैं? कोई वरदान आपको प्राप्त है? आप सोती हैं या नहीं सोती हैं? क्योंकि जहां तक मेरा ज्ञान है, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छी चित्रकला करती हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग करती हैं, जो मैंने खुद देखी है। इसके अलावा खाना भी आप बहुत अच्छा बनाती हैं, और कमाल की बात ये कि आप खुद ही खाना बनाती हैं, आपके घर में कुक भी नहीं है। तो ये जो चमत्कार है, ये हमारी लेफ्टिनेंट साहिबा, जो प्रोफेसर भी हैं और एक गृहिणी भी हैं और माता भी हैं, वो कैसे करती हैं, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी आपका ये साक्षात्कार देखेंगी। तो उस दृष्टिकोण से आप उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल। कॉलेज में मैं एक शिक्षिका हूँ, और तो मैं उन बच्चों के साथ भी अन्याय नहीं कर सकती। उनके साथ भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा न्याय कर सकूं, और जितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ वो उन्हें देती हूँ। उसके बाद मैं एक माँ भी हूँ, तो एज अ मदर मुझे लगता है एक माँ की जो भूमिका है बच्चों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उनमें संस्कार देना और उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उसका भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। होते तो 24 घंटे ही हैं मुझसे, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं। लेकिन मैं यही जवाब देती हूँ कि हाँ,
आप अगर दिल से अपने बच्चों को आप दिल से प्यार करते हैं, अगर आप कोई काम दिल से करना चाहते हैं ना, तो एनर्जी पता नहीं अपने आप ही आ जाती है, ये ऊर्जा अपने आप आ जाती है। बच्चों से तो आपको ईश्वर बहुत की प्यार होता कृपा है, भी तो होती है, मुझे लगता है ईश्वर की कुछ कृपा भी होती है। पूरा यूनिवर्स जो है ना वो उसी हिसाब से, जैसे बच्चों के संस्कार भी वैसे ही हैं। अब आपने बताया आपके ससुर जी ने कहा, क्योंकि जब आपको यूनिफॉर्म मिली होगी, ये कमीशन सेरेमनी हुई होगी, आपके इंडियन आर्मी ने कमीशन किया, तो ग्वालियर में आप बता रहे हैं ना, तो वो नई ससुर जी आपके नहीं गए होंगे, तो उन्होंने विशेष रूप से आपसे कहा कि नहीं मुझे यूनिफॉर्म पहन के दिखाओ। एक चीज होती है कि बहू यूनिफॉर्म के साथ ही मतलब देखा है तभी विवाह हुआ, एक जी, विवाह के इतने वर्षों के बाद, उसके बाद भी जी, आपके ससुर जी ने इतना मान दिया, तो ये हमारे समाज में एक उदाहरण है। क्योंकि अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब आप घर का काम करती हैं तो आपके जी, पति देव का कितना सहयोग रहता है? क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योर हैं, पहले बैंकर थे, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, और बाहर उनके रिजॉर्ट्स वगैरह भी हैं, और आप जी, भी जाती हैं बाहर, ऑब्वियसली एनसीसी की ट्रेनिंग्स वगैरह आप कराती हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं। तो जब जी। आप बाहर जाती हैं तो घर में खाना वगैरह बनाने को लेकर कोई इश्यू नहीं होता है? आपके पति देव कुकिंग वगैरह कर लेते हैं? देखिए, मेरे पतिदेव कुकिंग वगैरह तो कर लेते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है, और अच्छा। उनका सपोर्ट भी रहता है। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि हाँ, मैं सारा काम अपने हाथों से, सुबह में 5 बजे इसीलिए उठती हूँ कि मैं सब कुछ करके जाऊँ, उन्हें कुछ करना ना पड़े। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो कभी ऐसे मुँह नहीं बनाते हैं, उनका सपोर्ट हमेशा रहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो उस तरीके से उनका साथ मुझे हमेशा रहता है। हाँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें ना करना पड़े, मैं खुद ही सब कुछ करके जाऊँ। तो मैं तो ये कहूंगी मैम कि आप लोग, आप और आपका परिवार समाज के लिए एक आदर्श हैं, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वो समाज की इकाई हैं, परिवार भी उन पर टिका हुआ है, और परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यदि पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें और मिलकर तरक्की करें, तो बहुत कुछ हमारे जी, समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। जैसे आपने कहा वे सहयोग बिल्कुल। करते हैं, और आप भी पूरा जी, प्रयास करती हैं। मुझे लगता जी, है प्रेम का सबसे पवित्र रूप यही है, क्योंकि जी, ये बिल्कुल। प्रेम वो नहीं है जिसपे हमने किसी को देखा और गजलें और नज़्में लिख दी, और उसके बाद जी, इसे भूल गए, फिर किसी और पे लिख दी, फिर उसको भूल गए, फिर किसी और पे लिख दी, नहीं मिला जी, कोई तो जिंदगी भर रो रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो प्रेम है। जी, सार्थक जी, प्रेम यही है। एक प्रेम वो जी, जो देश के साथ है, जो आपने वर्दी पहनी है, अपनी जी, मातृभूमि के साथ। जी, दूसरा बिल्कुल। प्रेम होता है अपने परिवार के साथ। तीसरा, आपका जो पेशा है, जिस व्यवसाय में आप हैं, जो भी उत्तरदायित्व आप पे है, जब आप गृहिणी हैं तब, जब आप शिक्षिका हैं तब, यदि आपने यूनिफॉर्म पहनी है तब, और फिर जो पति पत्नी का या प्रेमिका प्रेमिका का, प्रेमी प्रेमिका का कह दीजिए, जो आपस में एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के जी, उत्तरदायित्व में हाथ बटाना, बिल्कुल। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, इस प्रकार के परिवारों की आज हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है। मैम, मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं समाज में एक समस्या बहुत बढ़ रही है, तलाक की। जी, आप पुंडीर दंपत्ति उन तमाम लोगों के लिए एक उदाहरण है कि आप पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया है, बच्चे भी आपके बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, बड़े हो गए, सभी लोग आपका ये साक्षात्कार देख रहे हैं। तो जब जो समाज में हमारे हो रहा है, एक विवाहिता होने के नाते, एक माँ होने के नाते, और एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते, आप क्या संदेश हमारे समाज को देना चाहती हैं इस विषय पर? जी, पति-पत्नी एक दूसरे के साथ बनते हैं, तो उन्हें एक दूसरे को समझना भी पड़ता है। अगर दोनों आपस में समझदारी से और एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलते हैं, तो ज़िंदगी खुशी-खुशी निकल जाती है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना। कोई जो भी काम कर रहा है, वो एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, परिवार के लिए काम कर रहा है, परिवार की ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, परिवार को अच्छा बनाने के लिए कर रहा है, तो एक दूसरे का सम्मान पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के बराबर हैं, वो कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। किसी में ईगो नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ और आप कुछ नहीं हैं। तो जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाती है, तो प्रॉब्लम वहाँ होती है। तो मुझे लगता है एक दूसरे को आप सम्मान दें, पति-पत्नी एक दूसरे को सम्मान दें, महिला-पुरुष एक दूसरे को सम्मान दें, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लेकिन आजकल जो समाज में ज़्यादातर चलन हो गया है कि नहीं, कोई अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। कभी ना कभी जी, हाँ, जी। थोड़ा-बहुत समझौते तो सबको करने ही पड़ते हैं लाइफ़ में। ज़िंदगी में मैं बिल्कुल, ये नहीं परिवार कहती के कि लिए सभी तो
दोनों को ही करना होता है ना, परिवार में सभी को, बच्चों को भी देखिए, बड़े हैं तो परिवार का अर्थ ही है ये, समाज में भी किसी संस्थान में भी आप जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत समझौता उस रिश्ते को जीवित रखने के लिए, किसी भी संस्था को। अब यदि आप पढ़ा रही हैं और बुखार है आपको, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, लेकिन अगले दिन पेपर है, स्कूल में आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको वो भी निभाना है, तो उसके लिए भी आप अपने सुख का त्याग करते हो ना। तो ये रिश्ते को जिंदा रखने के लिए भी ये दोनों तरफ से होना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश। अब मैं पटल पे आदरणीय सुरेश चौधरी सर को देख रही हूँ। सर, अब आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, और भी कोई यहाँ उपस्थित है सुविज्ञ जन, तो स्वागत है सर उनका, और आप अवश्य पूछें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, अनम्यूट नहीं था। जी। तो मैं कह रहा था, मेरा एक प्रश्न है जो मैंने अपने अनुभव से भी देखा है, और प्राय मैंने समाज के अंदर खास करके उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में देखा है, जहाँ पति पत्नी दोनों पढ़ लिए और दोनों प्रोफेशन में हैं और दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, वहाँ ईगो क्लेश बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता है, और वही अल्टीमेटली कहीं न कहीं जाकर एक तलाक का कारण बन जाता है। नंबर 2 कि चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, स्त्री समानता की बातें कर लें, स्त्री की बराबरी की बात कर लें, मगर कहीं न कहीं पुरुष के दिमाग में पुरुष सत्तात्मक बातें आती हैं। वो वो मन में सोचता है कि स्त्री है, उसको तो ये करना चाहिए, उसको तो ये करना चाहिए, खाना बनाना उसका काम है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घर का ये काम, बच्चों को देखना उसी का काम है। हाँ, चाहे आप पुरुष पत्नी और स्त्री दोनों बराबर का काम कर रहे हैं, बराबर की 8 घंटे की ड्यूटी वो भी करता है, 8 घंटे की ड्यूटी ये भी करते हैं, वो भी लाख रुपया महीना कमाता है, ये भी लाख रुपया महीना कमाता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, 5 लाख कमाता है, तो मगर दोनों कमाते, दोनों बराबर का कमाते हैं, दोनों बराबर का समय दे रहे हैं अपने काम के प्रति, उसके बाद भी क्यों स्त्री के ऊपर थोपा जाता है? एक नंबर प्रश्न ये था। नंबर 2 प्रश्न कि जब ईगो क्लेश होता है तो आपके अपने अनुभव से आप बताइए उसके लिए क्या समाधान होना चाहिए? जी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि जब दोनों ही काम कर रहे होते हैं तो जरूर क्लैशेस भी होते हैं, ईगो भी आती है, सब कुछ होता है। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। कितना भी, जैसे आपने कहा, हम कितनी बातें कर ले, लेकिन आज भी जो अंतर है पुरुष और नारी में वो आज भी चलता ही आ रहा है, कितनी भी हम समानता की बातें कर ले। लेकिन एक चीज मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, हम अगर आपसी समझ से काम ले, ये सही बात है आपकी कि हाँ, पुरुष चाहता है कि ये मेरा काम नहीं है, घर का जो काम है वो एज अ स्त्री आपको ही करना है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा बहुत हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो वो काम भी आसानी से हो जाता है, ऐसा नहीं है। और अगर कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मुझे घर में खाना भी देखना है, मुझे घर में देखना है, तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, वो तो हमें करना ही करना है। लेकिन उसके साथ भी अगर मैंने जॉब करने की सोची है तो मेरा अपना निर्णय है, उसके साथ में मेरे पति का सपोर्ट है, उनका सहयोग है, तो वो जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर मेरी ये एक्सपेक्टेशन है नहीं कि वो सारा काम करें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी संभव नहीं है। जी, तो दोनों तरीके कई बार महिलाओं का सहयोग नहीं होता है, जैसे सास है, जेठानी है, तो वो उन्हें बुरा लगता है कि मेरा बेटा क्यों, भाई हमारे घर में किसी पुरुष ने ये नहीं किया, आपके घर में कोई शायद लड़की डॉक्टर नहीं आई, कोई प्रोफेसर नहीं आई, पहले चलन भी नहीं था कि लड़कियां इतना करें, तो अगर मतलब पुरुष करना भी चाहे तो उनकी माता जी आ जाती हैं बीच में, सासू माँ की नहीं करेगा, तो कलह कलेश को अवॉइड करने के लिए एंड में क्या होता है ना कि औरत पे ही बर्डन पड़ता है। और मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो दोहरी जिम्मेदारी औरत पे है, घर की भी बाहर की भी, उसका बोझ औरत पर ही रहता है, क्योंकि परिवार में यदि बड़े नहीं आपसे सहमत है तो आप उन्हें निकाल तो नहीं देंगे ना, आप साथ में रखेंगे, तो इससे एक तनाव की स्थिति खड़ी होती है। तो ये वाली बातें जो है ना, मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों की परवरिश ऐसी करें, जैसे आप एक माता हैं, आपके 2 पुत्र हैं, उन्होंने आपको इस तरह देखा है कि उन्होंने देखा उनके पिताजी सहयोग उनकी माताजी का कर रहे हैं, आपने यूनिफॉर्म पहनी, आपने पीएचडी करी होगी, तो पढ़ने के लिए आपको समय देना, देखिए पीएचडी ऐसे हंसी खेल नहीं है, हर कोई नहीं पीएचडी कर सकता है, तो आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ी होगी, उसके लिए टाइम दिया होगा आपने, थीसिस जमा करी होगी, दौड़ भाग करी होगी,
प्लस नौकरी आपकी थी ही, यूनिफॉर्म का भी आपको क्रेज था, और आप राइटर भी हैं, लगातार लिख रही हैं, बायोग्राफी भी लिखने की तैयारी में। तो आपके बेटों ने वो वातावरण देखा है, तो उनकी जब पत्नियां आएंगी या समाज में वो दूसरी महिलाओं से जब इंटरेक्ट करेंगे, तो वो उनको एज अ व्यक्ति मतलब एक इस तरह नहीं कि ये औरत है हमसे अलग है, वो उनको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। मैं भी पुत्र की भी माता हूँ और पुत्री की भी माता हूँ, तो जब मेरा बेटा बड़ा हुआ है, बड़ा हो रहा है, वो देखता है, तो वो इसी दृष्टिकोण से देखता है, वो भी घर में पूरा काम करवाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटों की परवरिश अगर सही हो, अगर माएं ठीक से परवरिश करें और पिता का भी उसमें सहयोग रहे, और पुरानी पीढ़ी थोड़ा सा अपना विचार बदले, मतलब क्योंकि समय देखिए बदल रहा है। आप यूनिफॉर्म में है, कितना फक्र होता है देखकर। बहुत सारी सासू माँ हैं, वो आपको कहती होंगी अरे सलाम वंदे मातरम। वो वाली बात है ना कि भगत सिंह तो हो लेकिन अपने घर में नहीं हो, झांसी की रानी तो चाहिए पर अपने घर में नहीं चाहिए। ये मानसिकता जो है ना, ये समाज को थोड़ी बदलनी। सर आपका क्या कहना है? देखिए कामना जी, मैं थोड़ा इसमें ये करता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, लोग बाग अब थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। मैं सुधर रहे जी सुधर शब्द जी को जी। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए कि थोड़ा सुधर थोड़ा रहे हैं। सुधर रहे। अम्मा जी का कैरेक्टर मैंने इसी पे किया था। थोड़ा थोड़ा सुधर रहे। अम्मा जी आती हैं ऐसी बहुओं को बोलते, वो रोल मैंने इसी पे किया था। जी सर, नहीं थोड़ा थोड़ा आप बदलाव, तो बदलाव का उदाहरण बैठी है मगर हमारे क्या है सामने कि डॉक्टर सीमा। एक बात और मैं बताऊंगा उसके अंदर कि अब इसके अंदर दो परिस्थितियां हैं। एक ग्रामीण परिवेश में जहाँ पे जी लड़की या बहू और पति के माता पिता जी उतने शिक्षित नहीं है, उनका जी उनकी सोच उतनी विकसित नहीं है, जी वो अपने बेटे को और बहू को हाँ उस जी दृष्टिकोण से नहीं देखते कि वो जी उनको बिल्कुल आपस में उतना फ्री हैंड छोड़ दें, उतना ये करें। जी जी विदेशों में आज भी मैंने देखा है, जी यहाँ जी तक कि जो पति पत्नी में पत्नी अगर काम नहीं करती है, हाउस वाइफ है, उसके बाद भी पति आता है घर तो बराबर का काम करता है, जी बर्तन जी साफ करता है, साथ में पत्नी खाना बनाती है तो पति बैठ के बर्तन साफ करने का काम कर लेता है, बाकी काम में ये सारा मैंने भी सहयोग। देखा है सर, ये मैं भी देख रही हूँ आजकल। हाँ, मगर क्या है कि यहाँ पे तो ये सोचते हैं ना कि अगर वो करेगा भी तो सास या ससुर बोलेंगे देखो बिगड़ गया बेटा, तो गया हाथ से बेटा। जी जी तो ये जी परिस्थितियां है, इसका निवारण चाहिए। निवारण यही हो सकता है कि हमें ये ज्वाइंट परिवार में, देखिए अलग अलग रहते हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता मैं, जो ज्वाइंट जी परिवार में इस शिक्षा की बहुत आवश्यकता है कि जी बेटी बिल्कुल बेटा बराबर है और बेटी जितना काम करती है बेटा भी उतना ही काम करता है। ये नैतिक शिक्षा हमें बचपन से ही देनी जी पड़ेगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और एक दूसरे को और सहयोग करें। हाँ बिल्कुल। मैम आपको पढ़ने लिखने में शुरू से बहुत रुचि थी, और अब आप जो पुस्तकें लिख रही हैं, पाठ्यक्रम पे तो आपने लिखा ही है एमबीए के जी स्टूडेंट्स के लिए, बाकी आप जी युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी एक पुस्तक लिखना चाह रही हैं, वो हिंदी में लिखना चाह रही हैं, और एक बायोग्राफी लिखने की भी तैयारी कर रही हैं। तो जी इतना कुछ आपके पास ऑलरेडी है, तो अभी ये सब कुछ करने की कामना बाकी रह गई है आपकी, और उसके लिए आप पूरी तरह से प्रयासरत अग्रसर हैं। ये ऊर्जा आप कहाँ से लाती हैं? बहुत अच्छा काम है। देखिए कलम से हम बहुत सी प्रेरणा दे सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट उस पे आप बुक लिख रही हैं, ठीक है, जी मगर बाकी चीजों में युवाओं को जागृत करने के लिए या बायोग्राफी लिखने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? कृपया भी बताएं। जी जैसे आज हम यही बात कर रहे थे कि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है और आज का युवा थोड़ा-सा भटक गया है। तो हम उनको उनके लिए थोड़ा-सा कुछ लिखना चाहती हूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम पुरानी संस्कृति को भूलते ही जा रहे हैं और जो हमारा आने जी, वाला समाज होगा वो उसको एक कोई मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी संस्कारों को और संस्कृति को हम ना भूलें। जिससे हम जी, आगे भी भविष्य में समाज को एक अच्छा इंसान दे सकें बिकॉज़ वो बहुत जी, ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बिल्कुल, संस्कार और संस्कृति को समझना अगर हम उसे भूल गए तो फिर आने वाला टाइम और आने वाला समय क्या होगा कोई नहीं बिल्कुल, जानता। बिल्कुल। लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, हमारे संस्कार और संस्कृति बहुत ज़रूरी हैं। मैं इसी पर एक किताब लिख रही हूँ कि आज का जो जी, युवा थोड़ा भटक गया है, वो अपने संस्कारों और संस्कृतियों से जुड़ा रहे और हमारे देश को वैसे ही रोशन करे जैसे कि पहले हमारा देश हुआ करता था और इस बिल्कुल, पुराने जो हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो ना करें। हम अपनी बिल्कुल, संस्कृति बिल्कुल। को महत्व दें। अंग्रेजों की संस्कृति जी, हम क्यों अपना रहे हैं?
बिल्कुल, वो आप देखिए, सही कह रही हैं। नहीं, मैं वो एक लोग बात भी बोलना परिवार चाहूँगा। के लिए तड़प रहे हैं। अपने किताब के एक माध्यम से एक यही संदेश देना चाहती हूँ बहुत अच्छा आपने कि हम संदेश अपनी दिया है कि बहुत ही अच्छा आपने संदेश दे रहे हैं आप कि भाई हमको वेस्टर्न संस्कृति में नहीं जाकर अपनी जी, जो परंपरागत संस्कृति है, जी, जो कि उनसे जी, बहुत बेहतर है, उसको हमें जी, अपनाना है। हाँ, मगर उस परंपरागत संस्कृति के अंदर पिछले 100 साल के अंदर जो जी, हस्तक्षेप विदेशी खास कर अंग्रेजों का हुआ है, और जी, उस बिल्कुल। हस्तक्षेप के कारण हमें हमारी जो संस्कृति तहस नहस हो गई, उसको हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल, बिल्कुल। पुनर्जीवित जी, तभी हम और हम चीज़ मैं और पुनर्जीवित समाज कहना करना है, चाहती हूँ। पुनर्स्थापित करना है। जी, जी, बिल्कुल। स्वागत है, कहिए। एक चीज़ एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, जैसे आजकल सारे माता-पिता काम करते हैं, वर्किंग हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक ये भी कारण है कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो मैं उनसे भी बिल्कुल, एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों को कम से कम 1 घंटे, 2 घंटे का टाइम ज़रूर दें कि हमारे बिल्कुल संस्कार सही, क्या थे और क्या है और हमारी संस्कृति क्या है। सही कह तभी हम सबके सहयोग से ही अपने संस्कारों और संस्कृति को आगे पहुँचा समाज में सकते हैं बदलाव आएगा। और भविष्य मैम, हमारा बहुत अच्छा। गर्व होता है देखकर। आप अयोध्या में जन्म लिया है आपने, श्री राम जी की नगरी में। अयोध्या जी, धाम में आपका जन्म हुआ है, जन्मभूमि आपकी अयोध्या है। जी, संस्कार आप में कूट-कूट कर भरे हुए हैं। आप लखनऊ से हैं, लखनऊ जी, यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है और जी, अभी आपका जो निवास है वो वसुंधरा, गाज़ियाबाद में जी, है। जी, जी, तो उत्तर प्रदेश में आपका निवास है। और मैम, जी, बहुत अच्छा लगता है देख के कि आधुनिकता का और परंपरा का, संस्कारों जी, का एक समागम है आप। क्योंकि आप आधुनिक भी हैं, आपने यूनिफ़ॉर्म भी पहनी, आपने जैसे कहा कि मैं भीड़ से अलग हट के हमेशा चलना चाहती थी। तो शिक्षा ग्रहण करी, उच्च शिक्षा ग्रहण करी, यूनिफ़ॉर्म पहनी, तो मॉडर्निटी में भी आ पाईं। लेकिन आप लगातार संस्कारों की बात कर रही हैं, संस्कृति की बात कर रही हैं, सहयोग की बात कर रही हैं, प्रेम की बात कर रही हैं, क्योंकि प्रेम प्रेम को आकर्षित करता है। यदि आपके पति ने आपको इतना सहयोग दिया तो प्रेम और समर्पण आपकी तरफ से भी रहा होगा पूरा। दोनों तरफ से होता है, तभी मन करता है। ऐसा तो शायद ही इस दुनिया में कोई हो कि आप प्रेम करें और सामने से प्रेम नहीं मिले। प्रेम तो सभी समझते हैं। तो ये सारी ही बातें हमारे समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि आधुनिकता के साथ-साथ आपने संस्कृति को भी जीवित रखने का प्रयास किया है। आप शिक्षिका हैं, ये कार्य आप बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं, क्योंकि आप अपने विद्यार्थियों को ये बता सकती हैं और आप लेखिका भी हैं। तो आप लेखन के माध्यम से भी, तो अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग माध्यमों से आप ये सब कुछ कर रही हैं। और अब ये साक्षात्कार में डिजिटल माध्यम भी आ गया, जिससे आपके विचार चारों तरफ पहुँच रहे हैं। अब जो एनसीसी की आप ट्रेनिंग दे रही हैं, जो एनसीसी की ट्रेनिंग चल रही है कॉलेजेस में लड़कियों को विशेष रूप से, उस विषय में आप कुछ बताएँ कि वो ट्रेनिंग क्या है? और अभी इतने बड़े स्तर पे नहीं है। जैसे मेरी मम्मी एनसीसी कैडेट थी, उसके बाद वो चीज़ खत्म हो गई। इस एनसीसी ट्रेनिंग जी, के बारे में आप कुछ बताइए कि इसको और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और कितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं और क्या अनुभव है आपका? जी, एक मिनट हस्तक्षेप करते हुए बताऊंगा कि हमारे साथ विद्या जी जुड़ी हुई है, जो हमारी जी, जी, संस्था की महामंत्री है। उनके बारे में बताऊंगा कि 1900, ये आज 76 वर्ष की हो चुकी है। तो जब इन्होंने 10 या 11 साल की या 12 साल की रही होंगी, तब उन्हें जी, जी। बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड मिला था। उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। वाह! बहुत अच्छा। इसलिए बस ये बात याद आ गई जो मैं कह दिया। नहीं, 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 बहुत बहुत वो अच्छी। विद्या मैम बहुत एनर्जेटिक है। वो एज इज़ जस्ट अ नंबर, शी इज़ स्वीट 16। नहीं, ये बहुत तो फ़क्र मैम आप और गर्व बताएँ? की बात है। ये बहुत फ़क्र और गर्व की बात है कि मतलब इतने समय पहले उन्होंने एनसीसी किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। सुषमा स्वराज जी भी थी एनसीसी कैडेट। तो एनसीसी इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ ऑफ द नेशन। हम देश के युवाओं को विकसित करने के लिए, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए ही एनसीसी का बेसिक जो मकसद है, वो यही है कि हम अपने समाज के युवाओं को कैसे डिसिप्लिन में और कैसे उनको देश के प्रति समर्पण भाव सिखा सकते हैं। तो मैं जो अपने हमारे यहाँ करीब 100 कैडेट हैं, उनको हम जो सिखाते हैं, उनको देश प्रेम की भावना, वो कितना समर्पित रहें देश के लिए और देश को जब भी ज़रूरत पड़े, तो वो बिना कुछ सोचे समझे, वो देश के लिए तत्पर रहें और देश की सेवा के लिए तत्पर रहें और आगे आए। तो उन कैडेट्स को हम बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं
उसमें ड्रिल जी सिखाते हैं। 26 जनवरी की परेड पे जो ड्रिल होती है उसमें भी एनसीसी कैडेट्स जाते हैं, और 26 जनवरी को जो सलामी और परेड होती है उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं एनसीसी कैडेट्स। जी। आपके कल्चरल विद्यार्थी भी गए हैं? प्रोग्राम्स, जी, पिछले से पिछले साल हमारी एक कैडेट गई थी, और गणतंत्र दिवस परेड में? जी, वो कल्चरल, जी, वो उसमें जी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है एक दिन, जब पूरी रैली, पीएमओ रैली होती है, पीएम साहब के, हमारे जी प्राइम जी मिनिस्टर, जी। उस दिन जो है वहां पर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें एक हमारी एनसीसी कैडेट गई थी, और ये पूरे गर्व की बात थी कि हाँ, पूरे देश के सामने वो लाइव टेलीकास्ट होता है, और उसमें जो बच्चे और एनसीसी कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि कभी भी देश को जरूरत पड़े, और कभी कोई आपदा आ जाए, या मैम कभी वैसे भी भी अपने को फिट रखने के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए ये बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि एनसीसी ट्रेनिंग जो है वो वापस, मतलब आप जैसे कॉलेज में करा रही हैं, ये कंपलसरी होनी चाहिए। स्कूल्स में, जी कॉलेजेस में बिल्कुल, कंपलसरी होनी चाहिए। बिल्कुल। आज नहीं तो मेरे ख्याल से 5 साल या 10 साल बाद ये जरूर होगा कि स्कूल में ये कंपलसरी होगा और जरूरी हिस्सा बन जाएगा हर स्कूल और कॉलेज का, हाँ, जिससे होना हमारा ही जो चाहिए। युवा कहीं ना कहीं भटक गया है, वो कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि हाँ, हमें आगे डिसिप्लिन रहना है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव और अच्छा ही होगा अगर एनसीसी को हर कॉलेज और स्कूल में कंपलसरी कर दिया इम्प्लीमेंट जाएगा। कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और और मैम ये अगर हम लोग ज्वाइन करना चाहें तो, हम करना चाहें तो हमारे लिए भी कुछ आप तो मतलब हमको सिखा सकती हैं ना, कुछ प्राइवेट हमें सिखाने के लिए, जैसे सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप दिल्ली पुलिस लगाती है, मैं पुलिस में थ्रू हूँ, पर वो वर्कशॉप बहुत छोटी होती है, जैसे 10 डेज की हो गई, मतलब ज्यादा जी लेडीज जी आगे निकल के नहीं आती। तो मैम आप कुछ ऐसी मुहिम चलाइए ना, कि जैसे आपने सीखा, आपको तो मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने भेजा, कि हमारे जी जैसे महिलाओं के लिए, जैसे मैं भी सीखना चाहती हूँ, तो वो मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली हुई है, वो बड़ी छोटा सा वर्कशॉप था। बट आपके संग जी रहकर यदि हमारे लिए आप कुछ कर सकें ऐसा इनिशिएटिव, क्योंकि आप तो बहुत जी। डायनेमिक हैं, आप ऐसा कर सकती हैं, तो मैम ऐसा कुछ संभव है कि हमें भी 2-3 महीने की ट्रेनिंग, आप चाहेंगी तो बहुत महिलाएं आ जाएंगी, ये साक्षात्कार देख के तो आ ही जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि हम सब साथ जुड़ के और अपने देश को एक नए मुकाम की तरफ ले चले। अगर इतने लोग बिल्कुल, उत्साहित हैं, हम तो भी फिट बिल्कुल हो उम्मीद जाएंगे मैम है। थोड़ा। जिस प्रकार से सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा चला रखी है, जी हाँ, जी जी। वैसे प्रौढ़ ट्रेनिंग हो, और उसके अंदर हमारे जैसे जवान आदमी के लिए भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छा सुंदर साक्षात्कार सर। और किसी का कोई प्रश्न है और कोई जुड़े हुए हैं तो सर आप बिल्कुल नहीं, बताएं। लोग अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं लोग। प्रश्न तो कोई किसी ने नहीं किया है, लोग अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं। विद्या जी लिख रही हैं कि मुझे आज से 65 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। जी जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। वनस्पति लक्ष्मण ये लिखे हैं, पढ़िए जरा सा आप क्या लिखे हैं। हाँ, वनस्पति विद्यापीठ और एमजीडी गर्ल्स स्कूल ने एनसीसी कैडेट्स के नाम का रोशन किया। मैं एनसीसी गर्ल्स स्टाफ में रहा हूँ, जी लक्ष्मण जी रामन लिखे हैं। जी और जी ये भी काफी एक्टिव लोग हैं, उम्र हो गई है जी। इनकी भी, और काफी एक्टिव हैं, और शरीर से थोड़े से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए मैम, आपका व्यक्तित्व जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में ऐसे लोगों का साक्षात्कार, जैसे रचनाकार पटल के माध्यम से आदरणीय सुरेश चौधरी सर ने आपको आमंत्रित किया, तो हृदय तल से मैं सर आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका एक सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक पटल है। तो ये एक बहुत बड़ी देश सेवा है, समाज सेवा, देश सेवा, क्योंकि ऐसे महनीय व्यक्तित्व को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, कि समाज में ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि पता नहीं किसको कहाँ क्या देखकर क्या प्रेरणा मिलती है, पता नहीं किस घर में और कौन सी सीमा पुंदी रबी होंगी, और किन वो आगे चल के शायद आपकी तरह यूनिफॉर्म पहने या पीएचडी करें या किताब लिखें, उनके परिवार में कौन देख रहा होगा, पुत्र, पति, पता नहीं किसको प्रेरणा मिलेगी। और इससे यदि किसी एक को भी प्रेरणा मिलती है, समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है। आपने ट्रेनिंग ली, पर उस ट्रेनिंग से आपके परिवार को एक अलग पहचान मिली होगी, आपको लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, आपके परिवार को गर्व होता होगा, पति देव को, बच्चों को, हम सबको गर्व होता है। आपके स्कूल को आप साक्षात्कार देने के लिए यहाँ आई, उस मेहनत का ही तो फल है ये, कि देश में, विदेश में अधिकतर लोग
आपको जाने पहचाने, और एक ही उद्देश्य है इस रचनाकार पटल का, हमारे आदरणीय सुरेश चौधरी सर का, कि येन केन प्रकारेण, चाहे सामाजिक रूप से हो, साहित्यिक रूप से हो, आप तो लेखिका भी हैं, लेखन से हो, चाहे ऐसे साक्षात्कार से हो, ऐसे महनीय व्यक्तित्व समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए। देखिए हमारी कुल मिला रचनाकार के का, डालिए। जैसे आपने प्रोमो में देखा होगा, रचनाकार का मुख्य उद्देश्य खाली साहित्य नहीं है, सांस्कृतिक उत्थान जी हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी जी चाहे वो सांस्कृतिक उत्थान हमारी कला के द्वारा हो, साहित्य के द्वारा हो, कैरेक्टर बिल्डअप के द्वारा हो, कैसे भी हो, हमारी जो सनातन संस्कृति जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है लुप्त या हो रही है सर, जा सनातन रही है, संस्कृति के लिए भी उसे बहुत हम कुछ वापस कर रहे हैं जिसको आप कह रही थी। करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग काफी काम कर रहे हैं। जी जी वेदों को आज के संदर्भ में किस प्रकार जी ओरिजिनली लिखा गया था, उसको तो क्या है कि एक लाल कपड़े में बांध कर पूजा की वस्तु बना दिया गया है। जी, बिल्कुल जी जी उसको पढ़ के उसको क्या ज्ञान है उसके अंदर कोई नहीं देखता है, उसको पूजते जी हैं। हमें पूजना जी नहीं है, जी उसका ज्ञान को लेना है। वैसे ही जी हम बिल्कुल रचनाकार पटल पर आप जैसे व्यक्तित्व को बुलाकर लोगों के अंदर यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि देश के अंदर आज भी प्रतिभाएं हैं, आप उनसे शिक्षा लीजिए जी और बिल्कुल आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, आज हमारी बच्चियां देखेंगी आपका, आज ये साक्षात्कार देखेंगी तो उनके मन में एक प्रेरणा आएगी कि भाई देखो, ये जब 40 की उम्र में कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक देखिए चीज और प्रेरणा कहना चाहूंगी मैं। जी स्वागत है। देखिए आजकल हम लोग उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। शिक्षा का मतलब है कि आपको बहुत विनम्र रहना चाहिए। जी उच्च बिल्कुल शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ और किसी को पहचानना नहीं, मतलब एक जो हमारी संस्कार, मैं फिर वही कहूंगी, वो नहीं घमंड आ भूलना जाता है। चाहिए। आप जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते जाएं उतने ही आप विनम्र हो जाएं, तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी लाइफ सहमत हूँ में, मैं आपसे। जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। वो पढ़ने तो के सही बात बाद कहा जब आपने। ईगो आती फल है, गर्व होता है, गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन उसको ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ या मुझे ही सब कुछ वो आता गर्व है। और अभिमान में फर्क होता है ना मैम। देखिए आचरण से, ज्ञान से श्रेष्ठ होता है आचरण। आचरण आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, ज्ञान भी कोई तभी सुनेगा। सामने जी वाले का अपमान करोगे तो आपका ज्ञान भी कोई नहीं लेगा। जी, तो एक विनम्र भाव बहुत जरूरी है। देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसा आपसे मैंने बात करने से पता चला कि जी खाली आप से काफी उम्मीदें हैं लोगों को, और वो उम्मीदों को हम लोग कैसे इसको हम लोग लोगों तक पहुंचाएं, कैसे करें। मैं कामना जी जी से कहूंगा कि एक साक्षात्कार के साथ साथ इनका एक व्यक्तित्व को देखा, और हम लोग एक चर्चा के अंदर और भी एक किसी और व्यक्ति को साथ में रखें। जैसे जी मैं जानता हूँ आर्मी के अंदर अच्छे अच्छे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो ऐसे जी ऐसे जी बैकग्राउंड से आए हैं, जो जी पहुंच जी गए वहां पे, अच्छे बड़े ऑफिसर बन गए हैं, किस प्रकार जी बने हैं। हाँ, उनकी भी जी प्रेरणात्मक ये है। तो इस प्रकार की जी आपस की जो चर्चा करते हैं हम लोग, चर्चा करेंगे तो और भी अच्छा हम जी लोग इसके अंदर एक संदेश दे सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको चर्चा परिचर्चा में बदला जा सकता है। 4-5 गणमान्य सुधीजन यहाँ पे तो उनको आमंत्रित करके, और देखो देश के आज कोने आज कोने से। साक्षात्कार का कार्यक्रम था, चर्चा का कार्यक्रम नहीं था। तो जी साक्षात्कार जी का जी, कार्यक्रम में कामना जी ने इतना सुंदर साक्षात्कार लिया, मैं इसके लिए कामना धन्यवाद जी सर। को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अंत में धन्यवाद। मैं शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि जाते जाते रचनाकार के जो सदस्य हैं, रचनाकार के जो श्रोता है, पाठक है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेगी, क्योंकि ये रचनाकार का आज का जो साक्षात्कार है ये मैं यूट्यूब पे कन्वर्ट करके डाल दूंगा, और कन्वर्ट जी करके यूट्यूब में परमानेंट रिकॉर्ड में रह जाएगा। तो क्या कि फेसबुक में तो फिर भी निकल जाता है, यूट्यूब में नहीं जी निकलेगा। तो फिर मैं उसके लिंक आप लोग को भी दे दूंगा, सबको दे दूंगा, कामना जी को भी दे दूंगा कि सब जगह इसको दिया जाए कि ताकि लोग अवश्य सुने। सर, बिल्कुल। जी जी तो मैं सर, चाहता प्रचार हूँ कि बिल्कुल। आप प्रसार तो होना ही चाहिए। जी, मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी, आपको आपने मुझे मौका दिया। दो शब्द आपके अंतिम क्लोजिंग क्लोजिंग। मैं कल स्वतंत्रता दिवस है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगी, ना सरकार मेरी है, ना रॉब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। तो भारत इस साल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है।
तो अपने देश के लिए, मेरी माटी मेरा देश, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, मैं यही कहना चाहूंगी। और रचनाकार पटल पे आपने मुझे मौका दिया आने का, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और कामना मैम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया। धन्यवाद। और मैं बार बार जुड़ना चाहूंगी। और सर आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपकी आप विनम्रता है। कलकत्ता से सीधे, ये व्हाट्सएप का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। टेक्नोलॉजी ने कोरोना काल में एक ये चीज अच्छी आई है कि देश विदेश से लोगों को जोड़ दिया, कमरे में सिमेट लाए सबको। हम अपने आप गाजियाबाद में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, सर कलकत्ता में है, और जो श्रोतागण है वो देश विदेश के अलग अलग कोनों से हैं। तो ये कई जगह से टेक्नोलॉजी का कमाल है, कई जगह से लोग जुड़े हुए हैं। ये कई जगह रचनाकार से। पटल जो एक माध्यम है जुड़ने का, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं सर से मुझे मौका मिला बात करने का और जुड़ने का। नहीं, नहीं, सर के बहुत व्यक्तित्व अच्छा के बारे लगा। में मैं आपको बताऊंगी, सर का ज्ञान अनंत है। वो इतने हाँ। बड़े ज्ञानी हैं, उनको इतना ज्ञान है, बिल्कुल। छंदों का है, शास्त्रों का, मतलब ज्ञान गंगा एक कार्यक्रम चलता है बाकायदा, हर संडे 11 बजे ऑनलाइन सर करते हैं कि सभी लोग जी। साहित्य की साधना कर रहे हैं। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर रहे हैं, देश के टॉप 100 एंटरप्रेन्योर में से सर रहे हैं, और सीए भी रहे हैं। तो सर बहुत बहुत विद्वान है। मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि यदि मैं आमने सामने कभी सर का साक्षात्कार ले पाऊं तो, मतलब मेरी ऐसी कामना है। जी आपकी बिल्कुल। तो कामना मुझे जी, जुड़ने का मौका मिला सर से, तो मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात कामना जी, है। आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। जी सर, मेरी बहुत बहुत है कि मैं आपका साक्षात्कार आमने सामने लूं, सामने स्टूडियो में बकायदा रिकॉर्डिंग के साथ। अब सर कलकत्ता में यहाँ होती तो मैं तो रोज ही पहुंची रहती सर के घर। कोई बात नहीं, मैं कलकत्ता चलते हैं मैम। आइए, हाँ जी, हाँ जी, मेरे जरूर। एक अक्टूबर को हमारा वार्षिक अधिवेशन है, आइए आप लोग। जी जी सर, बिल्कुल प्रयास रहेगा, धन्यवाद। बहुत प्रयास रहेगा। सर ने तो हमें वहां कार्यक्रम किया था और यहाँ बकायदा कुरियर से भेजा, ट्रॉफी हमारी आई है कुरियर से। यहाँ वहां कार्यक्रम हुआ था, सर ने देश विदेश से सबको बुलाया, और भी कार्यक्रम हुए थे, और ट्रॉफी हमारे घर में आई थी। बहुत बढ़िया। तो सर का बहुत स्नेह है, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश सर का, आदरणीय लेफ्टिनेंट डॉक्टर सीमा सिंह पुंदीर जी का, और उपस्थित सभी श्रोतागण, सभी सुधीजन, सभी सुविज्ञजनों को मैं कामना मिश्रा रचनाकार के पटल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सर ऊंचा रहे, गर्व से ऊंचा रहे, झंडा फहरता रहे, देश के ऊपर कोई भी आफत ना आए तो चली जाए। हमारे वीर जवान जब ऐसे हैं तो हमें डर किस बात का। धन्यवाद। बिल्कुल। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। जी।